सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर। तो देसी जनता को सभ्य बनाना, ठीक है, राष्ट्र को शिक्षित करना। देखिए पिछला अध्याय लिखा था कि इसे अध्याय में देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, ऐसा वो लोग चाहते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो एक शब्द आया था इसमें, क्या लिखा है? भाषाविद यहाँ है, तो ऊपर में देख लीजिएगा, अंडरलाइन लिखा है, किया हुआ है। ये प्रश्न सीटेट में भी पूछ लिया जाता है, भाषाविद, है ना। एक से एक से अधिक भाषा की जिसको जानकारी होती है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे हम भाषाविद कहते। विद माने विद्वान और भाषा माने भाषा। तो भाषा की जानकारी जिसको ज्यादा होती है उसे हम भाषाविद कहते हैं। अंग्रेजी अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, मतलब जो अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरह देखते थे, इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वही पिछले 200 सालों में से किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। अंग्रेज ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1883 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन, ठीक है, विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। ठीक है, तो पूछा जाए कौन से प्राच्यवाद में कौन से कलकत्ता आए थे, तो क्या नाम था? विलियम जोन्स। कब? 1883। ठीक, सॉरी 1783। हाँ, तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत? जी, 1600। कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो भाषाविद का मतलब हम लोग देख लिए हैं, एक से अधिक भाषा का जानकार को भाषाविद कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। ठीक है, मतलब कई भाषाएं हो गई, अंग्रेजी और क्या, अंग्रेजी, फ्रेंच और ऑक्सफोर्ड, मतलब समझ लीजिए कि फिर फारसी भी सीख चुका था वो। ठीक है, कलकत्ता में तो विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है ना। आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर
उनमें संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण मतलब संस्कृत में जो व्याकरण होते हैं और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। अब देखिए संस्कृत में भी रुचि है इसको। हाँ। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। हम लोग को तो एक विषय में दिमाग खराब होने लगता है। हाँ, वही बात है ना। हाँ। हाँ। हाँ तो वो तो है। बिल्कुल। हम लोग तो अपना विषय पढ़ रहे हैं कि जल्दी जॉब मिल जाए बस। जॉब मिलने के बाद फिर पढ़ने का तब मन कहाँ करता है, तब मन कहाँ करता है पढ़ने का। कहते हैं अब क्या पढ़ें। हाँ। आगे। जोन्स ने पाया, ठीक है, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। मतलब अंग्रेज अफसर भी और चाहते थे कि जैसे ये पढ़ते हैं हम लोग भी कुछ ऐसा करें। तो उसमें हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ठीक है ना। क्या क्या सीखकर? अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। कौन भाषा सीखकर? संस्कृत व फारसी। कौन? कौन? हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नैथेलियन हॉलहेड। ठीक है। हम्म। और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। और इस, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है। तो अब एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन, है ना, और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इंपॉर्टेंट सब है फैक्ट। हम्म। हाँ। नेथनियल हॉलहेड। हम लोग के यहाँ बस। हाँ। आगे। जोन्स और कोलब्रुक। हाँ। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। ठीक है। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। ठीक है। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो एकदम पूरा रियल बात कर रहा है कि नहीं? कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो सब कहाँ है? आज के समय में संस्कृति धीरे धीरे एकदम खत्म होते जा रही है।
एक दूसरे से कैसे कैसे बात करना चाहिए, कैसे व्यवहार करने चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, है ना। हाँ, तो उस समय हाँ। हम्म। हाँ, तो अब देखिए कि ऐसा ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति, है ना, जब भारत की संस्कृति उसको बहुत पसंद आई, बोला कि अगर भारतीय लोग अपनी संस्कृति को जाने, तो अपनी संस्कृति को जब जानेंगे समझेंगे तभी उनमें विचार उत्पन्न होगा। लेकिन आज के समय में, हाँ, पहले की शिक्षा में चलता था, बच्चों को सिखाया जाता था, नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, बच्चों को नैतिकता संबंधित बातें बताई जाती थी। तब अब नैतिकता का पाठ ही खत्म है। हम्म। बिल्कुल। आइए आगे देखिए। हाँ। इस तरह से आगे चलिए, पढ़िए। तो ऐसा कहाँ होता है ना। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है तब। तो इस तरह चलिए। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। हाँ, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। तो हम लोग कहते ना थे, भारत देश मेरा क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सब कुछ अच्छा चलता था, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। जब से, अब क्या कहा जाए इसके बारे में, नहीं कह सकते, है ना। हाँ। तब कि इतना सब कुछ था कि चोरी, ये सब छीना झपटी कुछ था नहीं। आज के समय में क्या हो गया है कि जेब से निकाल लिया जा रहा है ना। हाँ, वही चीज ना। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य का काव्य पढ़ने पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। अब आज संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है, हम जबरदस्ती पढ़ाते हैं। बच्चा कहता है मेरा सर बोझ लग रहा है, संस्कृत कैसे पढ़ें, अब तक पढ़े ही नहीं है। और सीटेट में हम लोग सोचते हैं कि तुक्का मार देंगे, तुक्का मार के आगे निकल जाएंगे, परीक्षा निकल जाए, तुक्का लग जाए बस, क्या इतना पढ़ें। हम्म। हाँ। संस्कृत।
कहाँ की लड़की थी वो, पूछे हैं इसको? तो इस तो थोड़ा पहले पूछे होते कहाँ की थी वो। हाँ, संस्कृत रहा होगा। संस्कृत से ही की होगी। तो बिल्कुल। हम्म। हाँ। आइए, इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता को दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक क्या खोला गया, मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को, जी, अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का एक स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ठीक है। हाँ। हम्म। दो लोग का नाम। हाँ, दो लोग, दो लोग के बारे में है। हाँ, चल ही रहा है। देखिए, ये चित्र है वारेन हेस्टिंग का स्मारक, रिचर्ड बेस्ट माकोट, है ना, 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। ठीक है। तो इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में, हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल का ना, किसका? हाँ। हम्म। अच्छा। बहुत सारे परिवर्तन हुए ना। हाँ, नाम तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम्म। अच्छा, चलिए। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। ठीक है। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ की प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होने चाहिए। ठीक है। ये पूरा विचार था किसका? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अब ये देखिए, इधर ये पढ़ रहे हैं, है ना। हम्म। है ना। ये लाइन पूरा याद रखेंगे। आगे देखिएगा। 1791 में बनारस में हिंद, हाँ, फोर्ट विलियम।
हाँ क्या? अच्छा, फोर्ट विलियम का। अच्छा ठीक है तो। हम्म। कहाँ पे? हम्म। ठीक। हाँ यही है तुम, यही है। हम्म। चलिए देखा जाए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ठीक है ना? परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। ठीक है। देखिएगा, पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब की जघन्य गलतियां। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। ठीक है ना? उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही थी। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य का अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? कि जो अंग्रेज इतना खर्च कर रहे हैं अपनी संस्कृति साहित्य पर, इतना खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में, तो प्राच्यवादी पर हमला करने में मुख्य कौन था? जेम्स। ठीक है। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो इसलिए कहा है कि मतभेद हो रहा है कि नहीं? हम्म। तब हाँ। हम्म। वही बात है। वैज्ञानिक और तकनीकी हाँ। और क्या? तब हम्म। तो अधिकतर तो वही चीजें हैं, हम लोग उस पर नहीं मानते हैं, कि बस इसी में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। टेक्नोलॉजी में, इसीलिए तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। हाँ। हम्म। पूरा पूरा पूरा, केवल एक ही राज नहीं है। तब हाँ। हाँ तो वहाँ ये सब चीजें नहीं है। इसीलिए तो सिटी पूरा एकदम विकसित सिटी है। तब जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वहाँ थोड़ी मान रहा है कितना ज्यादा हमको ये सब यही करना है, दुनियादारी में पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए, कितना भी समझाया जाता है, लेकिन फिर भी करता वही है। ठीक है ना?
हाँ, तब तो वही चीज ना, लास्ट में वही पे आ जाता है और अपने आगे के लिए सब भुला जाता है, और सारा चीज उसी में, जितना अपना पूंजी सब उसी में खर्च कर देता है, एक दूसरे के, बस। तो कहाँ से आगे बढ़, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएंगी? तब अरे इस चीज को ही तो हमको ध्यान रखना है। देख, कहा जाता है कि हम पढ़ पढ़ लेते हैं, बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, कहते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उसी में हम भी शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जब हम खुद उसमें शामिल हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। तब हम्म। तब अभी परसों का न्यूज़ देखे ही होंगे आप लोग, है ना, कि एक बेटा अपने पापा को मार के, हाथ पैर काट के ड्रम में भर रहा। बताइए, केवल पापा ने उसको डांटा था। ये यूपी का कोई जिला है, उस जिले की बात है, परसों की न्यूज़ है। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि उसके पापा ने उसको डांट के समझाया था पढ़ाई को लेकर के, वो उसको गुस्सा आ गया और 4 बजे उठा, बंदूक उठाया, सीधा गोली मार दिया। ठीक है। और जब गोली मार दिया, गोली मारने के बाद क्या किया, काट दिया, सोचा कि कोई पता ना पाए, तो हाथ पैर को काट के वो फेंक आया था। ठीक है। जो और धड़ बचा था उसको फेंकने का, हाँ, उसको फेंकने के लिए प्रयास कर रहा था, तब सब खोज उठ गया, तो देख लिया, तब वो पकड़ाया है, तो बोला कि हमको नहीं समझ में आया हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई, कि, वो देखने से तो नहीं लग रहा है, उसकी वो लगभग 20 के ऊपर लग रही है उसकी एज। हाँ। तो अब ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या क्या बताइए। हम्म। तो बिल्कुल है। हम्म। तो हाँ, तो वही बात है बस, पढ़ाई को लेकर के उसको डांटा गया था, उसको एक कदम उठा लिया, क्या कर सकते हैं। चलिए। हम्म। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। ठीक है। थॉमस बेविंगटन मैकाले ने इस आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड, है ना, तो ऊपर का देखिए ये सब अर्थ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ऊपर में था, नहीं पढ़ पाए थे हम लोग। प्राच्यवादी, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, जिनको कहते हैं क्या, प्राच्यवादी। और मुंशी होता है, हम लोग कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे हम मुंशी कहते हैं। और वर्नाक्यूलर क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। वर्नाकुलर। हम्म। हम्म।
ये थॉमस बैंगविटन मैकाले का अध्ययन कक्ष, ठीक है, ये मैकाले है। हाँ। की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देश के साहित्य के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ठीक है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, ठीक है ना, ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह के स्टेटमेंट इसका है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है, ठीक है ना। ये अपने ही सोच रहा था बस अंग्रेजी में पूरा, हाँ। जी। मैकाले के मिनट्स, जिसको विवरण कहते हैं, के आधार पर 1835 का अंग्रेजियों का शिक्षा अधिकार अधिनियम, है ना, शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है। अंग्रेजी को क्या किया जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थान को प्रोत्साहन न दिया जाए, ठीक है। हाँ। 1835, ठीक है। और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए, ठीक है। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों, मतलब कह रहा है ये अपने आप क्षरण, क्षरण माने, हाँ, नष्ट होना, नष्ट बर्बाद होना। तो ये अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों में, ठीक है ना, अंधकार के मंदिरों में। कहने का मतलब है, जो ये कह रहा है कि अंधकार के मंदिरों में, मतलब मंदिर मस्जिद, है ना, इसी में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप ये क्षरण इनका हो रहा है, ऐसा ये कह रहा है। की संज्ञा दी, ठीक है ना, कि अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। अब क्या हुआ, स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए फिर पुस्तकें छपने लगी, ठीक है। वायसराय के लिए, सॉरी, व्यवसाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए अब क्या बात इसमें रखी जाएगी। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, पढ़े होंगे ना, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, है ना। तो चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच, है ना, हम्म, के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की
रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उड डिस्पैच भी इम्पोर्टेंट है ना। कुछ उड का घोषणा पत्र पूछे तो यही बताना है। ठीक है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ये शिक्षा क्या कह रहा है? व्यवसाय के लिए शिक्षा। ठीक है ना। तो इसकी अलग सोच चल रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। थोड़ा सा और देखिएगा क्या लिखा है। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ठीक है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ठीक है। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, इस तरीके से प्रश्न नहीं है। बस पूछा जाए कि विश्वविद्यालय। हाँ बोलिए। वो देखिए बीएड, देखिए बीएड का अलग मामला था ना ये। बीएड में तो था ही ये। तो वहां तो क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं ना। हम्म। हाँ हाँ, हंटर आयोग ये सब के बारे में। मुदालियर आयोग। ठीक है ना। तो वो सब हाँ, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, वो सब हम लोग पढ़े हैं बीएड में तो। जी। यहाँ प्रश्न उस तरीके से नहीं है। वो डिस्पैच देख ही लिए हैं। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है। 19वीं सदी में। नैतिक शिक्षा की मांग, है ना। नैतिक शिक्षा की मांग। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। ठीक है। इसका हम क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लिए जाए।
हाँ। आइए हम लोग देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो स्थानीय पाठशालाएं थीं उनका क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल जाते भी थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ठीक है। तो एक रिपोर्ट है विलियम एडम्स की, है ना, विलियम एडम्स। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के कई जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम्स ने एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं जो बहुत छोटे छोटे केंद्र में थे, जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा प्रारंभ की गई थीं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी पाठशालाएं ऐसी थीं जिनको स्वयं जो गुरु थे अपने से बना दिए थे, है ना, उसमें सरकार का कुछ नहीं था। तो शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों के स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने की कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थीं, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीब को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है इस बात विद्यार्थी की जरूरतों को क्या पढ़ाना है विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे, है ना। तो विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं थीं उस समय जब जब एडम्स ने जी। तो इससे पढ़ने से हमको बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं थीं और आज इतनी व्यवस्था हो गई है फिर भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। अस- है ना। हाँ, बहुत एक रीजन नहीं है जी, बिल्कुल, तो बहुत सारे हैं। हम्म। बिल्कुल, तो चलिए क्लास यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, शुभ रात्रि।